गुड इवनिंग विद्यार्थियों। एनसीईआरटी आधारित टॉपिक को लेकर हम रीट परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ रहे हैं। आज का मुख्य टॉपिक है विद्यार्थियों ऊतक टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। टिश्यू क्या होता है और कौन कौन से इसके प्रकार है, साथ ही टिश्यू के कार्य क्या है, वो सारे के सारे डिटेल में पढ़ेंगे। और यह एनसीईआरटी आधारित टॉपिक है विद्यार्थियों। हर परीक्षा में ऊतक से लेकर एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। अब इसकी पहले परिभाषा देखेंगे। इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हो तो अवनी राज साइंस एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नए वीडियो की अपडेट आपको समय पर मिलती रहेगी। देखते विद्यार्थी ऊतक क्या होता है, ध्यान से देखना विद्यार्थी और अपनी कॉपी में नोट्स बनाते रहना। देखिए, एक ही प्रकार के संरचना एवं कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह, कुल मिलाकर कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? ऊतक कहा जाता है। टिश्यू एक ही प्रकार के होने से ये क्या संरचना और कार्य करने के अंदर कोशिकाओं के समूह। देखिए विद्यार्थियों, जो पौधे होते हैं वो स्थिर होते हैं, वे गति नहीं करते हैं। इनके अधिकांश ऊतक सहारा देने वाले होते हैं तथा पौधे को संरचनात्मक शक्ति प्रदान करते हैं। ऐसे अधिकांश मर्त ऊतक होते हैं और ये मर्त ऊतक जीवित ऊतकों के समान ही यांत्रिक शक्ति प्रदान करते हैं तथा इन्हें कम अनुरक्षण की आवश्यकता होती है। पौधे गति नहीं करते अपितु वृद्धि करते। विद्यार्थियों, पौधे हैं वो कभी गति नहीं करते, बाकी क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं। ऊतक अधिकतम क्षमता के साथ साथ कार्य कर सकने के लिए एक विशिष्ट क्रम में व्यवस्थित होते हैं विद्यार्थियों। रक्त, फ्लोएम, पेशी ऊतक, ये किसके उदाहरण हैं? ये ऊतक के उदाहरण हैं। अब देखेंगे विद्यार्थियों, जंतु और पौधों के बीच में उनकी वृद्धि के लिए प्रतिरूप में एक भिन्नता होगी। क्या होगी? ऊतक के अंदर भिन्नता। पौधों में वृद्धि कुछ क्षेत्रों में सीमित रहती है जबकि जंतुओं में ऐसा नहीं होती। यानी पौधों की जो वृद्धि होती है विद्यार्थियों वो एक सीमित होती है और उसके बाद रुक जाती है, जबकि जंतु में ऐसा हो नहीं सकता। पौधों में कुछ ऊतक जीवन भर विभाजित होते रहते हैं। कुछ ऊतक ऐसे होते हैं अपवाद के रूप में जो जीवन भर विभाजित होते रहते हैं। एक कोशिकीय जीवों में सभी मौलिक कार्य एक ही कोशिका द्वारा किया जाता है। उदाहरण के लिए अमीबा में एक ही कोशिका द्वारा गति, भोजन और श्वसन क्रिया और उत्सर्जन क्रिया होती है। यानी एक ही कोशिका से सारे के सारे काम होते हैं। भोजन है, श्वसन है, उत्सर्जन है, ये जनन है। बहुकोशिकीय जीवों में लाखों कोशिकाएं होती है। इनमें से अधिकतर कोशिकाएं कुछ कार्य को संपन्न करने में सक्षम होती है। इन जीवों में भिन्न भिन्न कार्य करने के लिए भिन्न भिन्न कोशिकाओं का समूह पाया जाता है। बहुकोशिकीय जीवों में श्रम विभाजन होता है, यानी श्रम विभाजन की क्षमता पाई जाती है। बहुकोशिकीय के अंदर शरीर के अंदर ऐसी कोशिकाएं जो एक तरह से कार्य करने के लिए दक्ष होती है, वे सदैव एक समूह के अंदर होती है, एक ग्रुप के रूप में होती है। अब देखिए, मांसपेशी कोशिका क्या होती है? इसके अंदर संकुचन और प्रसारण के शरीर में गति होती है। यानी कि जो मांसपेशियों के अंदर जो कोशिका होती है उसको मांसपेशी कोशिका कहते हैं और ये संकुचन तथा प्रसारण शरीर में गति होती है। तंत्रिका कोशिकाएं संवेदनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं। कौन सी? तंत्रिका कोशिकाएं। और मस्तिष्क से संदेशों को शरीर के अन्य भागों तक कौन पहुंचाता है? तंत्रिका कोशिकाएं। रक्त कोशिकाएं, यह ऑक्सीजन, भोजन, हार्मोन्स और अपशिष्ट पदार्थों का वहन करता है। कौन? रक्त कोशिकाएं। अब पौधों में कौन कौन से कोशिका होती है विद्यार्थियों? तो पौधों में श्वसन ऊतक होता है, वेस्कुलर बंडल, जो भोजन और जल का चालन पौधों को एक भाग से दूसरे भागों में करता है। कौन सा? श्वसन ऊतक। पौधों में वृद्धि के लिए केवल उनके कुछ निश्चित और विशेष भाग ही होते हैं। ऐसा विभाजित होने वाले ऊतकों को कारण होता है। विभाजित होने वाले ऊतकों में पौधों में वृद्धि वाले भाग ही स्थिर होते हैं। इस प्रकार के ऊतकों को विभजो ऊतक कहते हैं विद्यार्थियों। मेरिस्टेम कहते हैं विभजो ऊतक। अब देखेंगे, विभजो ऊतक का वृद्धि कर आगे एक विशिष्ट कार्य करते हैं और विभाजित होने की शक्ति खो देते हैं, जिसके फलस्वरूप स्थायी ऊतक का निर्माण होता है। यानी जो परमानेंट टिश्यू होता है उसका निर्माण हो जाता है विभजो ऊतक की शक्ति खोने के बाद। विभजोत्तक कोशिकाएं विभाजित होकर विभिन्न प्रकार के स्थायी ऊतकों का निर्माण करती है। ऊतकों के द्वारा विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी रूप से आकार लेने की क्रिया को विभेदीकरण कहते हैं। इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों, पूछा गया सवाल।
विभेदीकरण किसे कहते हैं? तो ऊतकों को विशिष्ट कार्य करने के लिए एक आकार बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? विभेदीकरण। कोशिकाएं विभेदित होकर विशिष्ट कार्य करती है और आगे विभाजित होने की शक्ति क्या करती है? खो देती है। इस प्रकार के ऊतक को स्थायी ऊतक कहते हैं। कौन से ऊतक कहते हैं? परमानेंट टिश्यू। एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने जैसे एक जैसे दिखाई देते हैं, इस प्रकार के ऊतकों को सरल ऊतक कहते हैं। जैसे पैरेन्काइमा है, कोलेनकाइमा है और स्क्लेरेन्काइमा। ये कौन से ऊतक है विद्यार्थियों? तो सरल ऊतक के उदाहरण है, इंपॉर्टेंट है। एक अन्य प्रकार के सरल स्थायी ऊतक होते हैं जो पौधों को कठोर और मजबूती प्रदान करते हैं। इस प्रकार के सरल ऊतकों को स्क्लेरेन्काइमा कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। उदाहरण के लिए नारियल का छिलका होता है, वो कठोर होता है, तो ये स्क्लेरेन्काइमा का उदाहरण है। इसके बाद में विद्यार्थियों एक अन्य प्रकार का सरल ऊतक होता है जिसके कारण पौधों में लचीलापन आता है। पहले कठोरपन आता है, अब लचीलापन, और पौधे में विभिन्न प्रकार के भागों, पत्तियों, तनों के टूटे हुए लचीलापन लाता है। ऐसे ऊतक को कोलेनकाइमा कहते हैं। कौन से काइमा कहते हैं? कोलेनकाइमा विद्यार्थियों कहते हैं। और लिग्निन कोशिकाओं से दृढ़ बनाने के लिए सीमेंट का कार्य करने वाला एक रासायनिक पदार्थ होता है। इसके अंदर कोशिकाओं की सबसे बाहरी परत को एपिडर्मिस कैसे, तो प्रश्न पूछा गया एपिडर्मिस क्या होती है? तो कोशिकाओं की सबसे बाहरी परत क्या कहलाएगी? एपिडर्मिस। सामान्यतः यह कोशिकाओं की एक परत की बनी होती है। तो कुछ शुष्क स्थानों पर मिलने वाले पौधों में एपिडर्मिस क्या होती है? मोटी होती है। जो रेगिस्तानी पौधे होते हैं, शुष्क स्थान पर पाए जाने, उसकी एपिडर्मिस क्या होती है? मोटी होती है विद्यार्थियों। क्यूटिन, यह एक रासायनिक पदार्थ है जिसमें जल का अवरोधक गुण होता है। यह मुख्य रूप से मरुस्थलीय पौधों की एपिडर्मिस में पाया जाता है। तो क्यूटिन इंपॉर्टेंट है। मरुस्थलीय पौधों में पाए जाने वाले रासायनिक पदार्थ का नाम है क्यूटिन। पत्तियों की सतह पर बहुत सी छोटी छोटी छिद्र पाई जाते हैं। छोटे छोटे छिद्रों को क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। और स्टोमेटा दो वृक्क के आकार की कोशिकाएं घेरे होती है जिसे रक्षक कोशिकाएं कहते हैं। ये कोशिकाएं वायुमंडल में गैसों का आदान प्रदान करती है। कौन सी? रक्षक कोशिका, जिसे द्वार कोशिका भी कहा जाता है। जल वाष्प के रूप में जल को हानि होने की प्रक्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाती है, वेपोराइजेशन। इसके बाद विद्यार्थियों देखिए, जाइलम एक संवहन ऊतक है और संवहन बंडल का निर्माण करता है, वेस्कुलर बंडल का। जाइलम के अंदर ट्रैकिड होती है जिसे हिंदी में वाहिका कहते हैं, वाहिनिका। और वाहिका जाइलम पैरेकाइमा और जाइलम फाइबर मिलकर बने होते हैं वेस्कुलर बंडल। फ्लोएम में एक साथ मिलकर संवहन बंडल का निर्माण करता है और पौधे में लिग्निन कोशिकाओं की एक उपस्थिति के कारण मजबूती प्रदान करता है, यांत्रिक मजबूती प्रदान करता है। देखिए विद्यार्थियों, फ्लोएम एक संवहन ऊतक है। यह संवहन वेस्कुलर बंडल का निर्माण करता है। फ्लोएम 4 प्रकार के घटकों से मिलकर बना है, जिसमें सालनी नलिका, साथी कोशिकाएं, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम रेसेस से मिलकर होता है, यानी फ्लोएम फाइबर से मिलकर बना होता है। फ्लोएम पौधों के पत्तियों से वृद्धि करने वाले भाग, संग्रहण करने वाले भाग, अंगों और भोजन के पोषक तत्वों को शर्करा और एमिनो अम्ल आदि का परिवहन कौन करता है? फ्लोएम करता है। पदार्थों के इस प्रकार की गति को हम स्थानांतरण कहते हैं, ट्रांसफर कहते हैं। जंतु के शरीर के ढकने और बाह्य रक्षा प्रदान करने वाले ऊतक को एपिथेलियम ऊतक कहते हैं। तो इम्पोर्टेंट है, जो जंतु का शरीर होगा उसको ढकने का कार्य और उसको सुरक्षा प्रदान करने वाले ऊतक का नाम है एपिथेलियम ऊतक। जैसे त्वचा है, मुंह है, आर नली है, रक्तवाहिनी है, फेफड़ों की कूपिका है और वृक्कीय नली है आदि में एपिथेलियम ऊतक से बने होते हैं। तो उदाहरण इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों, पूछे जा सकते हैं। कभी कभी एपिथेलियम ऊतक का कुछ भाग ही अंदर की ओर मुड़ा होता है। बहुकोशिकीय ग्रंथि का निर्माण करती है। ये ग्रंथि एपिथेलियल ग्रंथि कहलाती है, यानी ग्रंथिल एपिथेलियल कहलाता है। कौन सा कहलाता है? ग्रंथिल एपिथेलियम। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। कितनी बार एग्जाम पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस बार भी परीक्षा में पूछा गया है विद्यार्थियों, हर एग्जाम में इससे सवाल पूछा गया है कि रक्त कैसा ऊतक है? तो तरल संयोजी ऊतक है। पदार्थों के संवहन के लिए एक माध्यम कार्य करता है, जैसे कि ये गैसों, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि के शरीर के पचे हुए भोजन, हार्मोन और उत्सर्जित पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भागों में संवहन करता है। कौन? रक्त। रक्त के तरल अधात्री भाग को प्लाज्मा कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। प्लाज्मा में लाल रक्त कणिका आरबीसी, श्वेत रक्त कणिका डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स निलंबित होते हैं और प्लाज्मा में प्रोटीन और नमक और हार्मोन भी होते हैं। एक अन्य प्रकार का संयोजक ऊतक होता है जिसमें कोशिकाओं के बीच में पर्याप्त स्थान होता है। इसकी ठोस अधात्री प्रोटीन और शर्करा की बनी होती है। उपस्थिति में नाक,
कान, कंठ और श्वास नली में उपस्थित होता है। जो उपस्थित होती है विद्यार्थी नाक, कान और कंठ में उपस्थित नलिका में होती है। और हृदय पेशियाँ जीवन भर संकुचन प्रसारण का कार्य करती है। ये अनिश्चित पेशियाँ है, तो इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। हृदय पेशियाँ एक जीवन भर संकुचन प्रसारण करती है। और कैसी पेशियाँ हैं? अनिश्चित, इनवॉलेंट्री, और इन्हें कार्डिक या हृदय पेशियाँ भी कहा जाता है। ठीक है विद्यार्थियों, तो यह आज का टॉपिक था ऊतक के बारे में, जो मैंने मेन इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी आधारित टॉपिक्स कराए हैं और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो अवनी राज साइंस एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। जय हिंद, जय भारत।